नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। ये उत्तर प्रदेश है। आबादी के हिसाब से देखें तो इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस को टक्कर देता है। आकार के हिसाब से देखिए तो कई देशों को पीछे छोड़ देता है। कहते हैं इंग्लैंड बराबर इसका आकार हो जाता है। और लोकसभा सीटों को देखें तो देश में कोई ऐसा राज्य नहीं, 80 सीटें जहां से आती हों, सारी पार्टियां अपना सब कुछ यहां झोंक देती हैं। ऐसे में यूपी के युद्ध में कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे, देखिए हमारी इस खास पेशकश में। फिर एक बार उत्तर प्रदेश के लोग अगर स्वागत करते हैं तो समय आने पर धूमधाम से विदाई भी करते हैं। लोकसभा का ये आम चुनाव पूरी दमदारी के साथ ही लड़ेंगे। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य जहां 80 सीटों पर महासंग्राम है। 42 पार्टियां मैदान में हैं, 15 लाख से ज्यादा वोटर हैं। 2019 में 3500 से ज्यादा उम्मीदवार थे। 2019 में 35,000 सुरक्षा कर्मियों की ड्यूटी थी। इस बार 7 चरणों में चुनाव है। एक ऐसा राज्य जहां ब्राजील से भी ज्यादा जनसंख्या है। एक ऐसा राज्य जो ब्रिटेन से भी बड़ा है। एक ऐसा राज्य जहां 23 करोड़ लोग रहते हैं। वहां गली गली लाउड स्पीकर की आवाजें गूंज रही हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने नोटबंदी की थी। खड़े हो जाइए, जागरूक हो जाइए, जो आपका है ले लीजिए। मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि बिना लिहाज मगर मिल्लत हमको जुल्म को खत्म करना। इनको लगता है कि मोदी इनसे डर जाएगा। यूपी के महारण में लड़ाई त्रिकोणीय दिखती है, लेकिन इस त्रिकोण में भी कई कोण हैं। लेकिन इस त्रिकोणीय दिखती लड़ाई में एक चौथा कोण भी बन चुका है, और वो है पल्लवी पटेल और ओवैसी की पार्टियों के गठबंधन का। वैसे लड़ाई के तमाम कोणों में कई लकीरें सीधी हैं तो कई लकीरें तिरछी हैं, और इसी के आधार पर बाहर आ रहे हैं नेताओं के बयान। भाजपा से लोग सत्ता के लिए नहीं जुड़ते, बल्कि एक मिशन के लिए जुड़ते। जब मेरा घर छीना, मैंने उनसे कहा ले जाओ, मुझे तुम्हारा घर नहीं चाहिए। मेरा घर हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों के दिल में है। अपने सत्ता में रहने के लिए, सत्ता को बचाने के लिए अगर इन संस्थाओं को आगे कर रहे हैं तो ये 400 पार नहीं, 400 हारने जा रहे हैं। पीडीएम बना है सामाजिक न्याय के बारे में, उसको हम उसके साथ रहेंगे मायम पार्टी, और हम लोग उसको आगे लेकर जाएंगे। ये गठबंधन करके चुनाव लड़ने से हमारी पार्टी को फायदा कम व नुकसान ज्यादा होता है। पिछड़ा, दलित और मुसलमान समाज विपक्ष में बैठे जो लोग हैं, वो इन समाज के ऊपर हो रहे अन्याय के खिलाफ चुप बैठे हैं। ये चुनाव फैमिली फर्स्ट बनाम नेशन फर्स्ट के बीच में है। माफिया राज बनाम कानून के राज के बीच का है। फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। यूपी में पीएम मोदी एनडीए के रथ पर सवार विपक्ष पर निशाने लगा रहे हैं। अमित शाह सारथी बने बीजेपी के एजेंडों के रथ को हाँक रहे हैं। योगी आदित्यनाथ यूपी की सियासी रणनीति के सेनापति बने हैं। क्या कोई शक्ति को खत्म कर सकता है क्या? शक्ति के सामर्थ्य को चुनौती दे सकता है क्या? और जिन जिन लोगों ने शक्ति को नष्ट करने का प्रयास किया है, उन सब का क्या हाल हुआ है, वो इतिहास में, पुराणों में अंकित है। चीनी मिलें बसपा के शासन में 19 चीनी मिलें बंद हुई। अखिलेश के शासन में 10 मिलें बंद हुई और भाजपा के शासन में 20 से अधिक
चीनी मिलों को शुरू किया गया और 5 नई चीनी मिलें आज नई बनाने का काम हुआ है। ये चुनाव फैमिली फर्स्ट बनाम नेशन फर्स्ट के बीच में है। माफिया राज बनाम कानून के राज के बीच का है। बीएसपी का तो साफ ऐलान था, वो अकेले चुनाव लड़ेगी और वो अकेले ही मैदान में ललकार रही है। हमारी पार्टी लोकसभा के ये आम चुनाव अकेले ही लड़ेगी तथा देश की जातिवादी, पूंजीवादी, संकीर्ण व सांप्रदायिक सोच रखने वाली सभी विरोधी पार्टियों से अपनी दूरी बना के रखेगी। अर्थात हमारी पार्टी यहाँ किसी भी गठबंधन व पार्टी के साथ मिलकर ये चुनाव नहीं लड़ेगी। असल लड़ाई तो गठबंधन इंडिया के अंदर चल रही है। टिकट बटे हैं, लेकिन प्रत्याशियों की उम्मीदवारी बार बार बदल रही है। कौन किस सीट से लड़ रहा है, कौन किस सीट से वाकई लड़ेगा, ये सवाल बार बार सामने आ रहा है। जनता ने जहां जहां गए हैं, मीटिंग करी है, सम्मेलन करे हैं, तो जनता ने मांग करी है कि एवा चाहिए। नेताजी यहाँ से गए थे तो आदरणीय धर्मेंद्र यादव जी को एक युवा के तौर पे बधाई को सौंप के गए थे। तो कहीं ना कहीं इसी को देखते हुए जनता ने और यहाँ के हमारे जो प्रभारी हैं सब लोगों ने इस बात को रखा कि आदरणीय शिवपाल सिंह जी की जगह अगर एक युवा चेहरे को यहाँ पे उतारा जाए तो कहीं ना कहीं पार्टी को और फायदा होगा। जनता ने समाजवादी पार्टी को बुरी तरह नकार दिया है। उनकी गुंडई, अराजकता, भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार, जब पावर में रहते हैं तो दंगे, तो जनता उनको पूरी तरह से हाशिए पर धकेल चुकी है। उनको कैंडिडेट ढूंढने नहीं मिल रहे हैं और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 80 की 80 सीटें जीतने की तरफ बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। बीजेपी का संकल्प है यूपी की सभी 80 सीटें जीतने का। विपक्ष यूपी में ही बीजेपी को कड़ी टक्कर देना चाहता है। यूपी में सभी 7 चरणों में चुनाव होना है। पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान है। 19 अप्रैल को यूपी में सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर और पीलीभीत की जनता वोट करने निकलेगी। दूसरे चरण का चुनाव 26 अप्रैल को है और 8 सीटों पर वोटिंग है। तीसरे चरण का चुनाव 7 मई को है और 10 सीटों पर वोटिंग है। चौथे चरण का चुनाव 13 मई को 13 सीटों पर वोटिंग है। पांचवें चरण का चुनाव 20 मई को और 14 सीटों पर वोटिंग है। छठे चरण का चुनाव 25 मई को और 14 सीटों पर वोटिंग है और 7वें और आखिरी चरण का चुनाव 1 जून को है और 1 जून को 13 सीटों पर लोग वोट डालने निकलेंगे। यानी चरण चरण महायुद्ध की तैयारी है। कांग्रेस के लोगों को और अन्य राजनीतिक पार्टी के लोगों को समझना चाहिए कि आप लोगों की सरकारों पर भ्रष्टाचार के आरोप पहले भी लगते रहे, लेकिन 10 वर्ष का समय गुजर गया, हमारी सरकार के ऊपर एक भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। यूपी में चुनावों की एक रोचक तस्वीर ये है कि पश्चिमी यूपी से चुनाव शुरू होगा और पूर्वांचल में जाकर अंतिम चरण का मतदान होगा। पश्चिमी यूपी का गणित बीजेपी के लिए बहुत आसान नहीं रहता है। 2019 में पश्चिमी यूपी की 14 सीटों में से बीजेपी सिर्फ 7 सीटें ही जीत पाई थी। बाकी 7 सीटें समाजवादी पार्टी और बीएसपी गठबंधन ने जीती। पश्चिमी यूपी में जाट प्लस मुस्लिम गठजोड़ काफी मायने रखता है। जो पश्चिमी यूपी में बढ़त ले जाएगा, पूर्वांचल तक उसकी मुश्किलें कम हो सकती हैं। यही सोचकर बीजेपी और विपक्ष दोनों के प्रचार केंद्र में फिलहाल पश्चिमी यूपी का मैदान है। बीजेपी के साथ जाट नेता जयंत है और समाजवादी पार्टी को कांग्रेस से सहारा है। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह इसी क्षेत्र में एनडीए का किला सबसे पहले मजबूत करने में जुटे हैं। आपके सामने चित्र साफ है। हम हैं जिसका मिशन है भ्रष्टाचार हटाओ, और वो है उनका कमीशन कहता है भ्रष्टाचारी बचाओ। अयोध्या में राम लला का भव्य मंदिर बनेगा। ये लोगों को असंभव लगता था, लेकिन
राम मंदिर भी बना है और हर रोज वहां लाखों लोग दर्शन के लिए भी जा रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश से गुंडे पलायन करने लगे हैं। इस प्रकार की स्थिति उत्तर प्रदेश में बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने किया है। पहले चरण की वोटिंग में बहुत दिन नहीं रह गए, लेकिन जिस तरह एनडीए क्लियर मैसेज के साथ आगे बढ़ रहा है और विपक्ष में एक कंफ्यूजन दिख रहा है, उसका यूपी के महारण पर असर पड़ना तय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब 2014 में पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ा तो उन्होंने निर्णय लिया 2 सीटों से लोकसभा के चुनाव लड़ने का। पहला तो गुजरात के ही वडोदरा से और दूसरा उत्तर प्रदेश के वाराणसी से। वो दोनों सीटों से जीत गए और आखिर में उन्होंने तय किया कि वो वाराणसी से ही सांसद रहना चाहते हैं। ये एक बहुत बड़ा संदेश था उत्तर प्रदेश की जनता को भी। 2014 में पूरी ताकत लगी, 2019 में पूरी ताकत लगी यूपी के लिए और अब 2024 की बारी है। ये टुकड़े टुकड़े करने वाली गैंग का प्रताप है। तीसरी बार मैं कहता हूं भ्रष्टाचार हटाओ, तो वो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। वो बता नहीं पा रहे हैं उनका नेता कौन है। बड़े बड़े भ्रष्टाचारी आज सलाखों के पीछे हैं। गरीब का पैसा बीच में कोई और न हड़प पाए। मोदी ने अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं। बाबा विश्वनाथ की नगरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का डंका बजा। काशी की गलियां अपार जन सैलाब की गवाह बनी। गंगा की लहरों की तरह मोदी समर्थकों में विश्वास की नई लहर पैदा हुई। पूरी काशी मोदी मोदी करने लगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर काशी का यह प्यार अनूठा है, लेकिन नया नहीं है। बाबा विश्वनाथ की नगरी ने हमेशा ही उन पर दिल खोलकर अपना आशीर्वाद बरसाया है। मेरे काशी वासियों को विश्वास दिलाता हूं कि आपके सेवक के नाते, आपके सांसद के नाते तो मैं काम करूंगा, लेकिन आपने मुझे देश का काम दिया है, उसमें भी महादेव के आशीर्वाद से मैं कभी पीछे नहीं रहूंगा। महादेव की हम सब पर कृपा बनी रहे। पीएम मोदी का वाराणसी से चुनाव लड़ना केवल काशी जीतने के लिए नहीं, बल्कि पूरे पूर्वांचल में चमत्कार रचने के लिए है। उत्तर प्रदेश में चमत्कार रचने के लिए एक ऐसा चमत्कार जो बीजेपी को तीसरी बार सत्ता तक पहुंचाने का जरूरी रास्ता माना जाता है। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद पीएम मोदी ने 31 मार्च से मेरठ से चुनाव प्रचार की शुरुआत की। 6 अप्रैल को यूपी के सहारनपुर में रैली की। 6 अप्रैल को ही यूपी के गाजियाबाद में पीएम मोदी ने रोड शो किया। 19 अप्रैल से पहले यूपी में पीएम मोदी की अभी 4 रैलियां और होनी है। ये मोदी पर चाहे कितने भी हमले करे, ये मोदी है, रुकने वाला नहीं है। भ्रष्टाचारी चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, एक्शन होगा, जरूर होगा। जिसने देश को लूटा है उसे लौटाना ही पड़ेगा, ये मोदी की गारंटी है। उत्तर प्रदेश
मोदी के लिए एक चुनावी राज्य भर नहीं है, राजनीति की एक ऐसी प्रयोगशाला है जिससे बीजेपी के लिए बेहतरीन नतीजे निकले। 2014 में जब पीएम मोदी ने वाराणसी से चुनाव लड़ने का फैसला किया तो उत्तर प्रदेश और बिहार की 120 सीटों में से 104 सीटें जीत ली। 2019 में उत्तर प्रदेश और बिहार की 120 सीटों में से 102 सीटों पर जीत मिली थी। ऐसे समय में जब बड़े बड़े नेता अपनी अपनी सीटों पर अपने आत्मविश्वास का वजन तौल रहे हैं, मोदी अतिरिक्त आत्मविश्वास से लबरेज है। बनारस मोदी के लिए केवल एक शहर नहीं है, उनकी सियासत का सबसे बड़ा संदेश है। हर चुनाव के दौरान साथ आते हैं और जब परिणाम नील बटा सन्नाटा आता है तो ये एक दूसरे को गाली देते हुए अलग हो जाते हैं। लेकिन ये लोग जानते नहीं, ये बनारस हो, यहां सब गुरु हो, यहां इंडी गठबंधन के पैंतरा ना चली। बनारस नहीं, पूरे यूपी के पता हो, माल वही है, पैकिंग नहीं है। इस बार तो इनको जमानत बचाने के लिए ही बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। मोदी जब उत्तर प्रदेश चुनाव लड़ने आए थे तो किसी को अंदाजा नहीं था कि वो उत्तर प्रदेश को विरोधियों के लिए कयामत में बदल देंगे। हमारा लक्ष्य ये है कि भारतीय जनता पार्टी ज्यादा से ज्यादा सीटें हारे और जो विकास दिखाई दे रहा है वो समाजवादियों का ही है। हमें उम्मीद है कि इस बार जनता ऐतिहासिक वोटों से समाजवादी पार्टी को जिताएगी। हम कभी झूठ बोलने वालों में नहीं हैं, जैसा कि मोदी झूठ बोलते हैं और हर जगह जाते हैं कुछ ना कुछ नया झूठ बोल के आते हैं। उत्तर प्रदेश में बिरादरी फर्स्ट, दल सेकंड और मुद्दा लास्ट माना जाता है, लेकिन जातियों में गुथी यहाँ की राजनीति को पीएम मोदी ने एक सूत्र में बदल कर रख दिया। दलित, पिछड़े और आदिवासी, कांग्रेस जन्मजात उनकी सबसे बड़ी विरोधी रही है। और मैं तो कभी कभी सोचता हूं अगर बाबा साहब न होते ना तो शायद कि एससी एसटी को आरक्षण मिलता कि नहीं मिलता, ये भी मेरे मन में सवाल उठता है। अब सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश नरेंद्र मोदी को 2014 और 2019 की तरह बम्पर सीटें देगा या नहीं। मोदी को हराने के लिए जब विपक्ष ने गठबंधन बनाया तो खास तैयारियां उत्तर प्रदेश के लिए भी हुई। हालांकि इंडिया गठबंधन के तहत केवल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस साथ में उत्तर प्रदेश में नजर आते हैं। 63 सीटें समाजवादी पार्टी की और बाकी पर कांग्रेस पार्टी यहां चुनाव लड़ रही है। एक तरफ समाजवादी पार्टी कैंडिडेट के नाम का ऐलान करती है और उसे बदल भी देती है, वहीं कांग्रेस अभी तक कई सीटों पर नामों का ऐलान तक नहीं कर पाई। समाजवादी पार्टी को लड़ना एनडीए से है, लेकिन लड़ाई खुद से चल रही है। सीट पर सीट कंफ्यूजन है, सीट सीट अलग अलग दावे हैं। कौन कहां किससे लड़ रहा है और कब तक वो उम्मीदवार रहेगा, ये सवाल खुद समाजवादी पार्टी के सामने है। हमारा लक्ष्य ये है कि भारतीय जनता पार्टी ज्यादा से ज्यादा सीटें हारे और ये सीट वो है जो समाजवादियों के साथ रही, अच्छे बुरे समय पे यहाँ के लोगों ने साथ दिया और जो विकास दिखाई दे रहा है वो समाजवादियों का ही है। हमें उम्मीद है कि इस बार जनता ऐतिहासिक वोटों से समाजवादी पार्टी को जिताएगी। अब देखिए, अब तक समाजवादी पार्टी 9 सीटों पर घोषित उम्मीदवार बदल चुकी है। किसी किसी सीट पर तो कोई कोई प्रत्याशी 2 बार या 3 बार बदला जा चुका है। मुरादाबाद, मेरठ, बिजनौर, बागपत, बदायूं, मिश्रिख,
गौतम बुद्ध नगर, संभल में प्रत्याशी बदल चुके हैं। मुरादाबाद, मेरठ, नोएडा में तो 3-3 बार प्रत्याशी बदले जा चुके हैं। बदायूं की सीट से अखिलेश यादव ने अपने चाचा शिवपाल सिंह यादव को उम्मीदवार बनाया। वो प्रचार भी कर रहे हैं, लेकिन बार बार उनके बेटे की चर्चाएं हैं। दरअसल गठबंधन में सीटों को लेकर ऊहापोह की स्थिति इसलिए भी है क्योंकि बीजेपी और आरएलडी के गठजोड़ ने पहले ही समीकरण बिगाड़ दिए थे। अब बीएसपी ने भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से 7 के 7 मुस्लिम उम्मीदवारों को उतार दिया है। इससे मुस्लिम वोटों के बिखराव की स्थिति में गठबंधन को नुकसान उठाना पड़ सकता है। कुछ ही दिनों बाद पहले चरण में पश्चिमी यूपी में ही वोटिंग होनी है। गठबंधन के हालात जूझने वाले हैं अभी तक। सिर्फ पश्चिमी यूपी ही नहीं, पूर्वांचल जहां अंतिम चरण में वोटिंग होनी है, वहां भी गठबंधन की मुख्य पार्टी समाजवादी पार्टी काफी उलझन में है। घोसी सीट से राजीव राय का टिकट है, लेकिन चर्चाएं हैं कि उम्मीदवारी को लेकर समाजवादी पार्टी कोई फैसला ले भी सकती है। इसी तरह कन्नौज और जौनपुर में प्रत्याशियों को लेकर असमंजस की स्थिति है। कैसरगंज, बलिया, संत कबीर नगर में भी समाजवादी पार्टी की रणनीति स्पष्ट नहीं है। सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि अखिलेश खुद चुनाव लड़ेंगे या नहीं। लड़ेंगे तो कहां से, नहीं लड़ेंगे तो क्या रणनीति है इसके पीछे। समाजवादी पार्टी कन्नौज से जीतेगी और कन्नौज के कार्यकर्ता नेताओं के बीच बैठ के बात तय करेंगे कि कौन प्रत्याशी होगा। प्रत्याशी सब जानते कौन होगा। समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस यूपी में गठबंधन में है, लेकिन दोनों पार्टियों की साझा रैली कब होगी, क्या चुनाव प्रचार का एजेंडा रहेगा, ये सब अभी सवाल ही है। उत्तर प्रदेश में केवल केंद्र की सरकार को लेकर विचार नहीं है, योगी सरकार को लेकर भी विचार है। कानून व्यवस्था एक बहुत बड़ा मुद्दा यहाँ पर बन जाता है और प्रधानमंत्री के नाम के साथ साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम भी उतना ही अहम हो जाता है। हमारे योगी जी तो कानून व्यवस्था के विषय में रत्ती भर भी छूट नहीं देने वाले। फिर एक बार, अब की बार सारे चुनावी दांव पेच एक तरफ, सारे समीकरण, सारे मुद्दे एक तरफ और यूपी में मोदी योगी की जोड़ी एक तरफ। लोकसभा चुनाव में एक मजबूत फैक्टर डबल इंजन सरकार कही जाती है, तो ये दोनों की बातों में झलकता भी है। योगी जी हो या मोदी, आपका ध्यान है, इसलिए हम दोनों एक बात पर बार बार बोलते हैं, वोकल फॉर लोकल, वोकल फॉर लोकल। यही तो मोदी की गारंटी है, जो कहते हैं वो करके रहते हैं और मोदी जी की गारंटी पर यूपी को यकीन है, भारत को भरोसा है, क्योंकि मोदी जी मात्र सपने नहीं बुनते, हकीकत बुनते हैं। इसीलिए तो लोग बार बार मोदी जी को चुनते हैं। अयोध्या में श्री राम लला मंदिर का विराट रामोत्सव हो या काशी कॉरिडोर का उद्घाटन, नई नई योजनाओं का शिलान्यास हो या यूपी के लिए सौगात हो, अपराध पर लगाम हो या फिर राज्य में महिला सुरक्षा, योगी आदित्यनाथ का मॉडल जनता के बीच लोकप्रियता के सारे पैमानों को पार कर जाता है। जब से अच्छा है, जब से सरकार आई बदल गई बहुत। योगी जी की हाँ या मोदी जी की? दोनों की, योगी की मोदी की, दोनों की। दोनों ठीक काम कर रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं सब। मोदी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, देश भी इसमें विकास भी हो रहा है। अधिकतर मुद्दे जो रहे मेडिकल सुविधाओं को लेकर रहे हैं, मोदी जी ने बहुत ध्यान दिया है, मेडिकल कॉलेज भी बनवाए बहुत सारे। काफी अच्छी स्थिति है, पहले की अपेक्षा जिले के अंदर से जो गंदा पानी आता था नाला का, सीवेज का, तो उसके लिए यहाँ पे एक STP बना, एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बना है, जिससे कि पानी फिल्टर होके आता है।
योगी आदित्यनाथ बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं और ये माना जाता है कि उत्तर प्रदेश ही नहीं, राज्य के बाहर भी बीजेपी के पक्ष में मतदाताओं की गोलबंदी करने में सक्षम है। हाल ही में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में इसकी झलक मिली। इस बार सवाल यूपी की 80 सीट का है। ये चुनाव स्वार्थ के परिवार बनाम मोदी के परिवार के बीच का है, जातिवाद बनाम गरीब कल्याण के बीच का है। एक तरफ विकास को लेकर के चलने वाली सरकार और दूसरी तरफ षड्यंत्र हजार करने वाले वह नापाक गठबंधन के लोग जो तमाम प्रकार की भ्रम की भावनाएं पैदा कर रहे हैं। एनडीए के मिशन 400 के लिए योगी आदित्यनाथ पहले ही काफी तैयारी कर चुके हैं और अब उनके नेतृत्व में बीजेपी अपना चुनावी रथ दौड़ा रही है। ये दुनिया में डंका मोदी के कारण नहीं, आपके एक वोट के कारण दुनिया में डंका बज रहा है। 140 करोड़ देशवासियों के वोट की ताकत है कि आज दुनिया में हिंदुस्तान का डंका बज रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के धुआंधार प्रचार और योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यूपी में 2017 और 2022 दोनों में बीजेपी की प्रचंड बहुमत से सरकारें बनी। आम चुनावों में ये जोड़ी फिर लोकप्रियता और जनता के विश्वास की कसौटी पर कसी जाएगी। यूपी का चुनावी नतीजा क्या होगा, इस जोड़ी के प्रचार पर भी काफी कुछ निर्भर करेगा। उत्तर प्रदेश में एक लंबी धारणा रही है कि मायावती की पार्टी सीट जीते न जीते, मायावती का वोट इंटैक्ट रहता है। तो बीएसपी के अलग जाने से कितना असर इन चुनावों पर पड़ सकता है और किस पार्टी को या यूं कहें कि किस गठबंधन को फायदा हो सकता है। हमारी पार्टी यहाँ किसी भी गठबंधन व पार्टी के साथ मिलकर ये चुनाव नहीं लड़ेगी। – 2014 में बीएसपी ने अकेले यूपी में लोकसभा चुनाव लड़ा लेकिन खाता नहीं खुला। 2022 में बीएसपी विधानसभा चुनाव भी अकेले लड़ती है, केवल एक विधायक जीत पाता है। 2019 में मायावती ने समाजवादी पार्टी और आरएलडी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ा था, जिसमें बीएसपी ने 10 सीटें हासिल की थी। गठबंधन करके चुनाव लड़ने से हमारी पार्टी को फायदा कम व नुकसान ज्यादा होता है तथा इससे पार्टी का वोट प्रतिशत भी कम हो जाता है और फिर बीएसपी से गठबंधन करने वाली पार्टी को पूरा फायदा पहुंच जाता है। यही मुख्य वजह है कि देश में अधिकांश पार्टियां बीएसपी से गठबंधन करके चुनाव लड़ना चाहती हैं। मायावती ने गठबंधन क्यों किसी पार्टी के साथ नहीं किया, इस वजह को अगर समझने की कोशिश करेंगे तो पता चलेगा अखिलेश यादव यूपी में इंडिया गठबंधन के भीतर फ्रंट रोल और फ्रंट सीट पर है। मायावती का एकमात्र विधायक यूपी में है तो सीट बंटवारे में इंडिया गठबंधन से मुमकिन है भाव नहीं मिलता। लेकिन एक बात यह भी सच है कि दलितों के वोट में जाटव वोट मायावती की ताकत है। कुछ सीटों पर मुस्लिम वोट भी बीएसपी के साथ रहा है। सवाल क्योंकि देश के सबसे बड़े सूबे की सियासत का है जो दिल्ली की सत्ता का फैसला करता है। ऐसे में बीएसपी ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करके इंडिया गठबंधन और बीजेपी दोनों की टेंशन बढ़ा दी। मायावती ने टिकटों के बंटवारे में जो कॉम्बिनेशन तैयार किया है उसमें कई सीटों पर बीजेपी को टक्कर मिल सकती है, तो वहीं कई सीटों पर इंडिया गठबंधन की मुश्किल बढ़ सकती है। बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी कहां से तय होते हैं? देखो, ये जो भी कुछ कार्यकर्ता ने कहा या जिस जनता ने कहा, ये वो है, वो समझदार है, वो जानता है। बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी
भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से तय होते हैं, वो जीतने के लिए तय नहीं होते हैं। गठबंधन करके 2019 में लड़ चुके हैं चारों लोग, और लड़ करके देख चुके हैं जब सपा, बसपा, कांग्रेस, राष्ट्रीय लोकदल चारों मिल करके भारतीय जनता पार्टी का विजय रथ नहीं रोक पाए, तो अभी तो कोई संभावना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी 2019 से और 2024 के चुनाव के बीच में इतना आगे बढ़ चुकी है कि 100 में 60 हमारा है, 40% में बंटवारा है, और बंटवारे में भी हमारा है, क्योंकि सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान, सबको आसान भाजपा ने दिया है, भाजपा ही देगी। 2014 चुनाव में भी बीएसपी भले ही एक भी सीट नहीं जीत पाई, लेकिन 19% वोट जरूर मिला। 2019 के चुनाव में बीएसपी 10 सीटें जीत गई और इस बार भी वोट प्रतिशत 19% रहा। हमारे आपको हमारे प्रत्याशी किसी भी तौर तरीके से लग रहे हैं कि वो आपके बीच में खड़े होकर आपके हकों के लिए नहीं लड़ सकते, तो साथियों आप यहाँ पे अपने हाथ ना उठाएं। परंतु अगर आपको लगता है कि हमारे प्रत्याशी उतने ही मजबूत है जितना हमारा कैडर, उतने ही मजबूत है जितने हमारे कार्यकर्ता, तो आप सब अपने हाथ उठाएं और बताएं कि यहाँ पे सामने वाले की जमानत जब्त होने वाली है। जानकारों की माने तो बीएसपी इस वक्त अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। पिछले 4 विधानसभा और 3 लोकसभा चुनाव में पार्टी का वोट प्रतिशत लगातार घटता गया। हालांकि माना जाता है कि मायावती का कोर वोटर शिफ्ट नहीं होता। फिलहाल मायावती 14 अप्रैल से रैलियां भी करेंगी। सवाल है कि यूपी के चुनाव में मायावती क्या किसी का खेल बिगाड़ सकेंगी? जब धर्म की बात आती है तो उत्तर प्रदेश का महत्व और बढ़ जाता है। अयोध्या में जनवरी के महीने में भव्य राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, और उसके साथ ही जो काशी और मथुरा का नारा शुरू हुआ वो भी उत्तर प्रदेश में ही है। और इस सब के बीच आता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक बड़ा बयान। अब हम लोगों को पूरा फोकस करना है ब्रजभूमि पर। देशवासियों के पैसे से राम मंदिर बना है, सरकारी तिजोरी से राम मंदिर नहीं बना है। राम मंदिर बन गया तो बोले हम उसके प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाएंगे, विरोध किया। चुनाव के पहले चरण की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है, वैसे वैसे सियासी तपिश भी बढ़ती जा रही है। अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन हो चुका है, रामलला विराजमान हो चुके हैं। बीजेपी अब हर रैली में राम मंदिर को अपनी उपलब्धि के तौर पर पेश कर रही है। काशी और मथुरा के मुद्दे को बीजेपी ने ढके छुपे शब्दों में नहीं बल्कि खुलकर धार देना शुरू कर दिया है। अयोध्या में प्रभु रामलला के विराजमान हो गए हैं और उनकी इनकम भी कई गुना बढ़ गई, कई गुना बढ़ गई है। हमने तो पहले भी कहा था ना, हम तो पहले ही कह चुके थे। हमने काशी और अयोध्या में जो कार्य कराना था उसको लाइन अप कर दिया है। सरकार का काम है लाइन अप करना और उस पर फंड उपलब्ध कराना। जनता जनार्दन के सहयोग से बाकी कार्यदायी संस्थाएं उन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाती है। अब हम लोगों को पूरा फोकस करना है ब्रजभूमि पर। माना जा रहा है कि अयोध्या के साथ साथ अब मथुरा और काशी को लेकर भी पार्टी सियासी एजेंडा सेट करने में जुट गई है, जिससे कि लोकसभा चुनाव में विपक्ष को हिंदुत्व के पिच पर लाया जा सके। काशी में सर्वे का काम पूरा हो चुका है और ज्ञानवापी परिसर में व्यास जी तहखाने में पूजा भी शुरू हो गई है। मथुरा का मामला भी कोर्ट पहुंच चुका है। लोकसभा चुनाव की सियासी सरगर्मी के साथ ही मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद और काशी में ज्ञानवापी मस्जिद का मुद्दा उठाकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने सियासी एजेंडा सेट करने की पूरी कोशिश की है। साथ ही साथ राजनीतिक संदेश भी देने की कोशिश की है, लेकिन विपक्ष असमंजस में है। बीजेपी के सवालों का जवाब देना कैसे है? हम राम को ही लाते नहीं है, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा के लिए खतरा जो बनता है उसका राम नाम सत्य भी करवा देते हैं। प्रभु राम का नाम लेकर के जीवन यापन करते हैं। राम के बगैर कोई काम नहीं। लेकिन जब कोई सुरक्षा, समाज की सुरक्षा के लिए खतरा बनेगा तो उसका राम नाम सत्य भी तय है।
राहुल गांधी भव्य राम मंदिर का दर्शन करने अब तक नहीं पहुंचे हैं, लेकिन कांग्रेस के कई नेता श्री राम का आशीर्वाद ले चुके हैं। कांग्रेस से जाने वाले 2 नेताओं ने भी कांग्रेस को राम और सनातन पर ही घेरा। गौरव वल्लभ और संजय निरुपम को पार्टी छोड़ते वक्त राम ही याद आए। के कुछ नेता, अलायंस के कुछ बड़े नेता सनातन का विरोध करते हैं और उस समय हमारे पार्टी की चुप्पी से क्षुब्ध हूँ। मैं राम मंदिर में पे पार्टी के स्टैंड से क्षुब्ध हूँ और मैं अर्थशास्त्र का प्रोफेसर हूँ। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, पीवी नरसिम्हा राव साहब ने देश को दिया, आज पार्टी उसी चीजों का विरोध करती है। हम देश में वेल्थ क्रिएटर्स का सुबह शाम गालियां देते हैं उनको। जिस व्यक्ति के खिलाफ ईडी का केस लगा है, जिस व्यक्ति के ऊपर खिचड़ी चोरी का आरोप है, जिस व्यक्ति ने सप्लायर से 1,60,00,000 की दलाली ली है बाई चेक, वो उसको आप किस मुंह से उम्मीदवार बनाते हैं? मैंने यही मुद्दा खड़ा किया था और मुझे लगा था कि मेरी पार्टी जो दिन रात भ्रष्टाचार के मुद्दे पे सभी लोगों को नसीहतें देती रहती है, शायद इस विषय को समझेगी। बीजेपी राम मंदिर पर विपक्ष को घेरती है तो विपक्ष की दलील है कि भगवान राम सबके हैं। फारूक अब्दुल्ला तो कई मौकों पर राम भजन भी गाते रहे हैं। अरे ढूंढो मोरे राम, ढूंढो मोरे। यानी अभी तो आगाज है, 7 दौर में चुनाव है। राम के नाम पर नेता अपने काम पर लगे रहेंगे। देश को सबसे अधिक लोकसभा सीटें देने वाला राज्य उत्तर प्रदेश, और वहां सूरमाओं का हाल आपने देखा। अभी के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।